24 अगस्त 2021 गुपकार अलायंस की डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के निवास जो गुपकार रोड के ऊपर है, वहाँ पर 24 अगस्त को गुपकार अलायंस की मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में कौन शामिल होगा, कौन शामिल नहीं होगा, ये 23 अगस्त को पता चलेगा। आखिरी वक्त पर किसी की मसरूफियात भी आ सकती हैं। हो सकता है आखिरी वक्त में किसी के घर में अचानक कोई रिश्तेदार आ जाएं, कोई दोस्त आ जाएं और उन्हें ये लगे उस वक्त कि भाई गुपकार अलायंस की मीटिंग जो है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पहले अपने रिश्तेदारों का और बाकी तमाम लोगों का ख्याल रखा जाए। हो सकता है आखिरी मौके पर कुछ बदलाव हो, लेकिन बाय एंड लार्ज अभी तक जो खबर है वो यही है कि 24 अगस्त 2021 को गुपकार अलायंस की मीटिंग जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पर होने वाली है। गुपकार अलायंस की ये जो मीटिंग है ये बड़ी सिग्निफिकेंट है। ये मीटिंग इसलिए बड़ी सिग्निफिकेंट है क्योंकि आपको याद होगा कि 24 जून 2021 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी गुपकार अलायंस के तमाम मेंबर्स की। मुजफ्फर शाह उसमें नहीं थे क्योंकि मुजफ्फर शाह अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं उन्हें न्योता नहीं था, लेकिन बाकी तमाम लोगों को जिन्होंने डीडीसी के चुनाव में जिन लोगों ने जीत हासिल की थी उन तमाम लोगों को न्योता था। मुख्यमंत्रियों को था, पूर्व मुख्यमंत्रियों को था और प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया था। कोइंसिडेंटली है या बड़ा सिग्निफिकेंट है, मैंने पहले भी कहा कि जितने भी दलों को बुलाया गया था ये वो सारे दल हैं जिन दलों ने डीडीसी के चुनाव में हिस्सा भी लिया और डीडीसी के चुनाव जीते भी, और डीडीसी के चुनाव में एक बड़ा दल बन के नेशनल कॉन्फ्रेंस उभरा था। अब इन तमाम चीजों को आप ध्यान में रखें और अब आए 24 अगस्त को जो मीटिंग होने वाली है, ठीक 2 महीने बाद, जून, जुलाई और अगस्त के महीने में मीटिंग होने जा रही है। ऑलरेडी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक बार कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से जो हमारी मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के दौरान जो बातें हुई थी और जो वादे इरादे हुए थे, उन वादे इरादों में से कोई भी चीज अभी तक ग्राउंड पर इंप्लीमेंट नहीं हुई है। हमको ये यकीन था कि कुछ जो सियासी कैदी हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनको छोड़ा जाएगा, लेकिन किसी को छोड़ा नहीं गया है। और भी कुछ जो बातें हमने वहां की थी उनमें से कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है। उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का इशारा इस और था कि उन्होंने स्टेटहुड की रिस्टोरेशन की बात की थी। गुलाम नबी आज़ाद ने तो बार बार ये कहा है कि स्टेटहुड को पहले रिस्टोर किया जाए और उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए, जबकि प्रधानमंत्री 15 अगस्त 2021 को उन्होंने लाल किले से ये बात कह दी कि जम्मू कश्मीर में अब आने वाले कल में चुनाव होने जा रहे हैं। तो साफ बात यह है कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जब भी आती है उसके फौरन बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास एक ही काम बाकी रहेगा, वो है जम्मू कश्मीर में चुनाव कराना। लेकिन जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, अन्य कई दल, बीजेपी और कुछ दलों को छोड़कर ये डिमांड बीजेपी के साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का भी लगभग स्टैंड यही है कि चुनाव हो जाने चाहिए ताकि एक लोकतांत्रिक सरकार जम्मू कश्मीर में बने। और आज तो पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने एक बयान भी दे दिया, जिस बयान में उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और अन्य कुछ दल ऐसे बयान दे रहे हैं जिस बयान से वो इरिटेशन पैदा कर रहे हैं, और उस इरिटेशन के कारण यह मामला लटक सकता है और लंबा चल सकता है। अब 24 अगस्त को जो मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में यूं लग रहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला 2 महीने के बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में जो बातचीत हुई थी और जो कुछ बातें जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, पीडीपी ने और जो गुपकार अलायंस के इस समय प्रवक्ता और सीपीआईएम के नेता हैं और अन्य नेताओं ने जो बातें वहां पर रखी थी, उन पर 2 महीनों के बाद अब कितना कुछ क्या कुछ हुआ है, उसी का मुझे लगता है एक तो रिव्यू होगा। और उसी क्योंकि ये बातें लगातार ये नेता करते रहे हैं और इन्हीं बातों को इन नेताओं ने रीट्रेट भी किया है कि हमारी जो प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी, गृह मंत्री से मुलाकात हुई थी, उसमें जो वादे इरादे हुए थे उन पर 2 महीनों के बाद हम कहां खड़े हैं, कितना बदलाव आया है, क्या पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ा गया है, क्या जो डिमांड्स हमने और रखी थी उन डिमांड्स पर कोई सोच विचार किया गया है, क्या स्टेटहुड को लेकर कोई वादा इरादा, ठीक है अगर ट्रैक 1 पे नहीं तो ट्रैक 2 पे कहीं हुआ है, क्या उसमें कुछ सरकार आगे बढ़ी है, और क्या स्टेटहुड वाकई चुनावों से पहले दी जाएगी या चुनावों के बाद दी जाएगी। और डिलिमिटेशन कमीशन के सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस भी गई है। डिलिमिटेशन कमीशन के सामने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 स्टैंड थे। एक स्टैंड था कश्मीर बेस्ड जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का
पार्टी स्ट्रक्चर है उनका, और एक स्टैंड था जो जम्मू बेस्ड पार्टी स्ट्रक्चर है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रधान देवेंद्र सिंह राणा ने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने जम्मू के साथ जो भेदभाव हुआ उस भेदभाव को खत्म करने की बात की। वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। तो डिलिमिटेशन कमीशन के साथ मुलाकात करना, उनके समक्ष जाना, अपनी बात उनके सामने रखना, यह बात भी प्रधानमंत्री के साथ जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उस ऑल पार्टी मीटिंग में यह बात भी हुई थी। तो उसके बाद जाकर इन पॉलिटिकल पार्टीज ने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने अपनी बात रखी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने डिलिमिटेशन कमीशन से मिलने से इनकार किया, मुलाकात ही नहीं की, यानी अपनी बात ही डिलिमिटेशन कमीशन के सामने नहीं रखी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी डिलिमिटेशन कमीशन से मिली, पीपल्स कॉन्फ्रेंस डिलिमिटेशन कमीशन से मिला, अन्य कई और दल भी डिलिमिटेशन कमीशन से मिले और उन्होंने अपने मेमोरेंडम भी दिए और अपनी बात भी रखी। इसी तरीके से जम्मू में जब डिलिमिटेशन कमीशन आया तो राजनीतिक दल भी मिले, आम लोग भी मिले और समाजसेवी संस्थाओं से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने भी अपनी बात डिलिमिटेशन कमीशन के सामने रखी। डिलिमिटेशन कमीशन अपना काम कर रहा है और संभवतः अक्टूबर तक डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आने की संभावनाएं हैं। हो सकता है आए और हो सकता है ना भी आए, और डिलिमिटेशन कमीशन के पास ऑलरेडी मार्च 2021 तक का समय है। हो सकता है मार्च के महीने में डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आए। मगर इन तमाम चीजों पर सोच विचार और 2 महीनों के बाद जो बातचीत नई दिल्ली में हुई थी, उस बातचीत के बाद कितना कुछ ग्राउंड पर देखने को मिला है, उसका संज्ञान लगता है कल ऑल पार्टी मीटिंग में लिया जाएगा। ऑल पार्टी मीटिंग में हो सकता है यह भी तय किया जाए कि आने वाले दिनों में रणनीति क्या होगी। क्या गुपकार अलायंस अलग अलग दलों के तौर पर चुनाव लड़ेगा या गुपकार अलायंस गुपकार के तौर पर चुनाव लड़ेगा, इस पर भी सोच विचार हो सकता है। और लेकिन ये सारी बातें होंगी, इन सारी बातों के बीच में कश्मीर का बुद्धिजीवी वर्ग और कुछ राजनीतिक दल भी ये सवाल पूछना शुरू हो गए हैं कि जी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और अन्य बाकी दल भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करने की बात कर रहे हैं, मगर ना नेशनल कॉन्फ्रेंस ना पीडीपी जो 370 और 35A की रिस्टोरेशन को लेकर बड़े सीरियस हैं, इंजीनियर अब्दुल रशीद के बारे में कोई बात नहीं कर रहे। अवामी इत्तेहाद पार्टी के नेता इंजीनियर अब्दुल रशीद को लेकर दोनों पार्टियों ने चुप्पी साधी है और कई सर्कल्स में तो यह बात भी निकल कर आई है कि कुछ राजनीतिक लोग इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए ये कहते हैं कि इंजीनियर रशीद बेसिकली एक न्यूसेंस है, बहुत शोर करते हैं। शायद इशारा इस और है कि इंजीनियर रशीद जिस समय बाहर थे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर ताबड़तोड़ हमले करते थे और बहुत सारी बातें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को लेकर किया करते थे। लेकिन दोनों राजनीतिक दल, जहां पर पीडीपी के नेता और एनआईए ने जिन्हें अरेस्ट किया है, जिनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं, वहीदुर रहमान परा जो जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी भी रहे हैं, उन्हें जल्द रिहा किया जाए उस पर जोर दे रहे हैं। वहीं पर वो पॉलिटिकल लीडर इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को क्रिटिसाइज करता था, उस पॉलिटिकल लीडर को लेकर कोई बात नहीं की जा रही। क्यों नहीं की जा रही ये राजनीतिक दल जानते होंगे, लेकिन कोई गंभीर आरोप उनके ऊपर हो या उन्हें आतंकवादियों के साथ मिलकर साजिश करने का कोई आरोप उनके ऊपर हो, ऐसी बात अभी तक कोई सामने आई नहीं है। अगर आएगी तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। मगर ये दोनों राजनीतिक दल उन्हें लेकर चुप क्यों हैं, ये आम कश्मीरी को भी समझ में नहीं आ रहा। और ये इन पॉलिटिकल पार्टीज के जो बड़े नेता हैं वो दबे लफ्जों में तो बात करते हैं लेकिन खुलकर ये बात नहीं करते। अच्छा, उसके बाद एक और मुद्दा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी डिस्कस करेंगी कि आने वाले कल में प्रधानमंत्री से समय लेकर, प्रधानमंत्री से मुलाकात करने को लेकर हो सकता है कोई वो बात भी वहां पर हो कि क्या हम मुलाकात करें और हम ये बात कहें कि भाई जम्मू कश्मीर को लेकर ये चीज़ें जो हमने आपके समक्ष रखी थी, इस पर अभी कोई ज़्यादा जो है पेशरफ्त नहीं हुई है। और जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये बयान दिया था, उन्होंने ये कहा था कि भाई पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया जाए, तो उसके अगले कुछ दिनों के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह कहा था कि शालीन काबरा जो इस समय गृह सचिव होम सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जिस कमेटी को कहा गया है कि केस टू केस बेसिस पर आप ये तय करें कि किसको छोड़ा जाना चाहिए और किसको नहीं छोड़ा जाना चाहिए। जो भी व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत बड़ी दिक्कत बन सकता है, उसको नहीं छोड़ा जाना चाहिए। और जिसको लेकर आपको ये लगता है कि उसके रिलीज करने से लॉ एंड ऑर्डर में कोई परेशानी नहीं होगी, तो उस पर सोच विचार किया जाना चाहिए। वो एक
होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है और केस टू केस बेसिस पर वो तय करती है और उसके बाद उनके लीज ऑर्डर्स जो हैं वो इशू किए जाते हैं। तो उसके बाद उनका ये बयान आया था। तो इस पर भी सोच विचार होगा, इस पर भी लगता है बातचीत होगी। कुल मिलाकर ये कि 24 अगस्त को 2 महीने के बाद जो गुपकार अलायंस की मीटिंग होने जा रही है, उस मीटिंग में बहुत सारी बातों पर बात होगी। लेकिन क्या गुपकार अलायंस इस बात पर भी वहां पर बात करेगा कि आतंकवादी जिस तरीके से राजनीतिक लोगों को निशाना बना रहे हैं, और एक राजनीतिक दल हो, दूसरा हो या तीसरा हो, इस समय जो पिछले कुछ 2 सालों के फिगर्स हैं वो ये बताते हैं कि 23 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आतंकवादियों ने शहीद किया। इन 23 के अलावा अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को लेकर भी क्या इस पर कोई सोच